रहे थे कि वीट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, वीट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे थे और हमें वीट के से रिलेटेड 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कल जो पहली वीडियो आई थी वीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, वो उसमें हम लोग क्या है 26 क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया था। टारगेट हमारा क्या था 100 क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से हम लोग 26 क्वेश्चन करके ही छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्या है। कह रहा है 27 नंबर में कह रहा है गेहूं की सिंचाई की दूसरी जो सेकंड क्रिटिकल स्टेज क्या है, यानी दूसरी क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो पहली तो सबको पता है कि गेहूं की सिंचाई की पहली क्रिटिकल अवस्था कौन सी है, CRI। ठीक है, तो कह रहा है कि अब दूसरी कौन सी है। तो दूसरी जो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज या कल्ले निकलने की अवस्था। ठीक है, ये क्या है, गेहूं के सिंचाई की दूसरी क्रिटिकल स्टेज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। ठीक है, 28 में ये कह रहा है कि गेहूं में गांठ बनने की अवस्था, गेहूं में गांठ बनने की अवस्था यानी ज्वाइंटिंग स्टेज बुआई के कितने दिन बाद आती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज 1 तारीख है, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, आज आप मान लीजिए गेहूं बो दिए, अब क्या है कितने दिन के बाद ज्वाइंटिंग अवस्था आएगी। ठीक है, ज्वाइंटिंग स्टेज कितने दिन के बाद आएगी। अब देखिए ज्वाइंटिंग स्टेज क्या है, देखिए मान लीजिए गेहूं का एक तना है। ठीक है, जब इसमें क्या है इस तरह से नोड्स बन जाते हैं, ठीक है, यानी गांठें बन जाती हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंटिंग स्टेज। उसके तनों में आप देखे होंगे। ठीक है, कभी ध्यान से देखिएगा गेहूं के तने को, तो इस तरह से ऐसे ऐसे क्या है गांठें दिखाई देती हैं, यही क्या है ज्वाइंटिंग स्टेज। तो कह रहा है कि बुआई के कितने दिन के बाद ज्वाइंटिंग स्टेज आती है। तो देखिए ज्वाइंटिंग स्टेज जो है वो 60 से 65 दिन के बाद आ जाती है। बुआई के 60 से 65 दिन के बाद ज्वाइंटिंग स्टेज आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेहूं में जो दुग्धावस्था होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्किंग स्टेज, बुआई के कितने दिन बाद आती है। ठीक है, मिल्किंग स्टेज का मतलब जैसे गेहूं का ये बीज है, अब बीज इसके अंदर क्या है कि अगर ऐसे इसको दबाओगे तो थोड़ा दूधिया पदार्थ निकलेगा। ठीक है, मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलेगा, तो वही क्या है, मिल्किंग स्टेज है। कभी ध्यान दिए होगे आप लोग। तो मिल्किंग स्टेज कितने दिन में आती है, लगभग 100 से 105 दिन के बाद आती है, यानी बुआई के 100 से 105 दिन के बाद ये अवस्था आती है मिल्किंग स्टेज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि गेहूं के फसल में अंतिम सिंचाई किस अवस्था पर दी जानी चाहिए, यानी जो जैसे मान लीजिए कि 6 सिंचाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो सिंचाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो दाना पक जाता है। ठीक है, जब दाना पक जाता है तो उसे हम लोग डग स्टेज या दाना सख्त होने की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, यह लास्ट स्टेज है सिंचाई की, यानी कहते हैं अगर 6वीं जो स्टेज है सिंचाई की उसे क्या कहते हैं, डग स्टेज। समझ गए, यानी इसमें क्या है कि दाना पक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, ठीक है, गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा यानी सॉइल कौन सी मानी जाती है। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल कौन सी मानी जाती है, तो लोयम सॉइल, जिसे दोमट बलुई मिट्टी बोला जाता है। तो ये सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, यानी अगर गेहूं का जर्मिनेशन करना है
ठीक है, मतलब गेहूं के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, गेहूं के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए गेहूं के जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेहूं के अंकुरण के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जुताई उताई कर दी हो, फिर इसमें क्या है कि आप गेहूं बोने जा रहे हो, ठीक है, अब गेहूं बो दिए, ठीक है, अब इसको अगर जर्मिनेट करना है, ठीक है, जर्मिनेट करना है तो इस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। समझिए, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है गेहूं में कल्ले निकलने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, यानी गेहूं में टिलरिंग के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, टिलरिंग के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। सबसे पहले टिलर देख लीजिए किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं का एक बीज है, इसको हम लोग बो दिए, एक तना निकला, फिर देखते होंगे कि यहीं से बगल से ही बहुत सारे तने निकलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिलर। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिलर। ठीक है, तो कह रहा है जब एक टिलर निकलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अगर गेहूं में टिलर निकलना है तो उस समय कितना टेम्परेचर चाहिए, तो उस समय 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तब जाके टिलर निकलेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सिंचित गेहूं की फसल हेतु NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की अनुशंसित अनुपात प्रति हेक्टेयर कितना है। कुल मिला जुला के NPK कितना होगा 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, तो NPK कितना होगा 1 हेक्टेयर के लिए, तो 120, 60 और 40, यानी अगर हमें 1 हेक्टेयर गेहूं बोना है तो उसमें क्या है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डालेंगे, ठीक है, और 60 किलोग्राम फास्फोरस डालेंगे और 40 किलोग्राम पोटास डालेंगे। समझ गए, यानी अगर हमें 1 हेक्टेयर गेहूं बोना है तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि असिंचित, अब देखिए ये तो सिंचित के लिए था, ठीक है, यानी इरिगेटेड वाला था। 34 नंबर क्वेश्चन, ये इरिगेटेड के लिए पूछा था कि NPK कितना डाला जाएगा। अब कह रहा है कि असिंचित के लिए, ठीक है, इसके लिए कितना NPK की मात्रा होगी। तो ये भी देखिए क्वेश्चन, देखिए दोनों अच्छे हैं। ठीक है, इरिगेटेड के लिए और दूसरे के लिए असिंचित के लिए। ठीक है, यानी सिंचित असिंचित के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है NPK की कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या है 60, 30, 20, यानी असिंचित क्षेत्र के लिए अगर आप 1 हेक्टेयर गेहूं बोना चाह रहे हो तो आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, 30 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होगी और 20 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होगी। समझ गए, ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेहूं में नाइट्रोजन उर्वरक की आधी मात्रा बुआई के समय तथा शेष मात्रा कब दी जाती है। यानी आधी मात्रा बुआई के समय, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, अब इसमें क्या है आप गेहूं बोने जा रहे हो और आप क्या है कि आपको 120 kg नाइट्रोजन डालना है, तो कह रहा है कि 120 kg में आधी मात्रा यानी 60 kg तो आप बुआई के समय ही डाल देते हो, लेकिन जो बची हुई 60 kg है उसको कब डालते हो। ठीक है, तो उसको कब डालते हो, तो जो बची हुई आधी मात्रा है उसको हम लोग पहली और दूसरी सिंचाई के समय देते हैं।
ठीक है, पहली और दूसरी सिंचाई के समय देते हैं, यानी CRI अवस्था और टिलरिंग स्टेज में हम लोग वो जो आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको देते हैं। समझ गए? जब हम लोग गेहूँ बोने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें, जब हम लोग गेहूँ की पूरी 1 हेक्टेयर अगर हमें गेहूँ बोना है तो उसमें क्या है 120 kg नाइट्रोजन चाहिए। तो 120 kg में 60 kg जो है यानी आधी मात्रा बुआई के समय डाल देते हैं। बाकी बची हुई आधी मात्रा हम लोग पहली और दूसरी सिंचाई के समय डालेंगे, यानी CRI अवस्था और टिलरिंग स्टेज में, यानी कली निकलने की अवस्था में हम लोग इसको डालेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं की पत्ती में जिंक की कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, गेहूं की पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, गेहूं की एक पत्ती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसमें जिंक की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, ठीक है, तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो कह रहा है कि गेहूं की तीसरी, इसमें जो सही हो जाएगा बी, यानी तीसरी और चौथी पत्ती के मध्य में हल्के पीले सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तीसरी और चौथी पत्ती के मध्य में हल्के पीले या सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि ये एक गेहूं का पौधा है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, चौथी, तो कह रहा है जो तीसरी पत्ती होगी और जो चौथी पत्ती होगी उसके बीच में क्या है, हल्के पीले रंग के या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, यही कह रहा है अगर जिंक की कमी होगी तो। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है जिंक की कमी दूर करने के लिए, एक तो यही बता दिया कि अगर गेहूं की पत्ती में जो है जिंक की कमी होगी तो कौन से लक्षण, तो मतलब वही तीसरी चौथी पत्ती पे बीच में क्या है, सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, अब कह रहा है जिंक की कमी दूर करने के लिए, जिंक की कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा 1 हेक्टेयर में डाली जाएगी। ठीक है, तो जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा 1 हेक्टेयर में डाली जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी डाली जाएगी, 25 किलोग्राम। यानी अगर मान लीजिए ये आपका खेत है और इसमें आप गेहूँ लगाए हो, इसमें आप गेहूँ लगा दिए हो, ठीक है, और एक खेत कितना है, 1 हेक्टेयर है। ठीक है, 1 हेक्टेयर है, ये आपका खेत है, इसमें क्या लगा हुआ है, गेहूँ। ठीक है, इसमें क्या लगा है, गेहूँ। अब कह रहा है कि इस खेत में, ठीक है, इस खेत में मान लीजिए कि किसकी कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई है। तो कह रहा है कि अगर हमें जिंक की कमी को दूर करना है तो 1 हेक्टेयर में कितना जिंक डालेंगे, कितना डालेंगे, 25 किलोग्राम। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गेहूं किस प्रकार का पौधा है, प्रकाश अवधि के आधार पे किस प्रकार का पौधा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हमने एक ट्रिक पढ़ लीजिए, आप कहीं पे भी ये समझ लीजिए, इस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को जितनी खरीफ सीजन की फसलें हैं, जितने खरीफ सीजन की फसलें होती हैं वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। और जितनी रबी सीजन की फसलें होते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। यानी खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं वो अल्प प्रदीप्त काली होती हैं, यानी शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, और जो रबी ऋतु की सीजन की फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट में आती हैं। ठीक है, अब देखिए
गेहूँ क्या है? गेहूँ रबी सीजन की फसल है। गेहूँ रबी सीजन की फसल है। इस वजह से इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि गेहूँ लॉन्ग डे प्लांट है, यानी दीर्घ प्रदीप्त काली फसल है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूँ फसल के पकते समय राइपनिंग स्टेज कैसा मौसम होना चाहिए? यानी जब गेहूं की फसल जो है पक रही हो तो उस समय आप खुद ध्यान दीजिए कि मतलब उस समय कैसा मौसम होना चाहिए जब पक रही होगी। ठीक है, तो उस समय क्या है, थोड़ा सा गर्मी होगी और मौसम सूखा सूखा होगा, ड्राई होगा। गर्मी यानी शुष्क मौसम, ठीक है, वार्म एंड ड्राई मौसम होगा उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का मुख्य नकलची खरपतवार, जिसे हम लोग क्या है मिमिक्री वीड के नाम से जानते हैं, ठीक है, कौन सा है? तो उसे हम लोग कहते हैं फिलेरिस माइनर। फिलेरिस माइनर ये गेहूं में पाए जाने वाली, देखिए फसल सॉरी एक वीड है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि गेहूं में कौन सा खरपतवार पाया जाता है, खरपतवार पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? फिलेरिस माइनर, या इसे ही गेहूं का मामा कहा जाता है, या इसे ही क्या कहा जाता है? गुल्ली। क्या कहा जाता है? गुल्ली। ठीक है, गेहूं का मामा, फिलेरिस माइनर या गुल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि गेहूं की फसल में पाए जाने वाले खरपतवार का क्या नाम है। ठीक है तो क्या है? फिलेरिस माइनर। ठीक है, अब अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गेहूं का मामा है, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलेरिस माइनर, इसका टेस्ट वेट कितना होता है? ठीक है, देखिए बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे मान लीजिए किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दोगे, मतलब ये हर जगह एकदम बहुत ही एकदम सदाबहार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आना ही आना है। ठीक है, तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है? देखिए इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम, एकदम भूलिएगा नहीं। गेहूं का मामा एक खरपतवार है जो कहाँ पाया जाता है? गेहूं के खेत में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या है? फिलेरिस माइनर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम। हमने एक चीज़ आपको समझाया था, शायद पिछली भी वीडियो में समझाया था, लेकिन इस भी वीडियो में एक बार समझ लीजिए। देखिए एक होता है टेस्ट वेट। क्या होता है? टेस्ट वेट। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग जिस क्रॉप, खास करके टेस्ट वेट हम लोग जो छोटे दाने वाली फसल होते हैं, छोटे दाने वाली फसल का निकालते हैं। ठीक है, जिनके दाने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या करते हैं? टेस्ट वेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जिस भी फसल का टेस्ट वेट निकालना है उसके 1000 दानों को गिन लेते हैं। 1000 दानों को यानी सीड को हम लोग क्या करते हैं? गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। फिर जितना वो आता है इसका, फिर इन्हीं 1000 सीड का हम लोग क्या करते हैं? वेट कर लेते हैं। जितना आ जाता है वही टेस्ट वेट होता है, वही टेस्ट वेट होता है। ठीक है, अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो फिलेरिस माइनर है, फिलेरिस माइनर या गेहूं का मामा है, यह क्या है? एक खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है, यानी यह एक प्रकार की क्या है? वीड है, गेहूं के खेत में पाया जाता है। यानी वैज्ञानिक क्या किए होंगे इसके टेस्ट वेट निकालने के लिए? गेहूं का मामा यानी फिलेरिस माइनर जो है, इसके 1000 बीज को
काउंट किए होंगे, सीड को काउंट किए होंगे, फिर उसका वेट किए होंगे, फिर कितना आएगा 2 ग्राम आया होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, जैसे बथुआ हो गया, ठीक है, कृष्ण नील वीड हो गया, ठीक है, कह रहा है, हाँ ठीक है, 1 मिनट, इसमें क्या कह रहा है कि गेहूं में जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, जैसे बथुआ, सैंजी या कृष्णनील वीड यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए शाकनाशी वह दवा होती है जो खरपतवार को नष्ट कर देती है या मार देती है। समझ गए? तो अब बात यहाँ पे जो सही है, क्वेश्चन नंबर जो है सही इसमें होगा 2,4-D एथाइल एस्टरमिन। ठीक है, 2,4-D कुल मिला जुला के देखिए, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है कि अगर कहीं भी कहे चौड़ी पत्ती वाली का मतलब ऐसे समझिए कि इस तरह के ऐसे पत्ती होगी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की कोई चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार आपके खेत में होगी और आप चाह रहे हो कि इसको हम लोग नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, तो आप किसका प्रयोग करोगे? 2,4-D। यह एक शाकनाशी है, ठीक है, केमिकल है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का मामा के नियंत्रण के हेतु आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोधकता आने के बाद किस नए शाकनाशी का उपयोग सफल रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जितनी भी इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए वो बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसके पीछे कहानी समझिए। देखिए गेहूं के खेत में पाया जाता था, यानी गेहूं के साथ ही एक खरपतवार पाया जाता था, खरपतवार, जिसका नाम क्या था? फेलेरिस माइनर। ठीक है, पहले क्या है, फेलेरिस माइनर को मारने के लिए यानी खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? आइसोप्रोट्यूरान। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरान एक दवा थी, ठीक है, जो कि फेलेरिस माइनर को पहले मार देती थी। ठीक है, पहले क्या होता था, उसको मार देती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इस दवा का असर, आइसोप्रोट्यूरान का असर फेलेरिस माइनर पर यानी गेहूं के मामा पर नहीं होने लगा। यानी डालते तो थे लेकिन ये खत्म नहीं होती थी, यानी गेहूं का मामा गेहूं के खेत से ख़त्म नहीं होता था इस दवा को डालने से, यानी वह क्या है, प्रतिरोधी हो गया था। ठीक है, प्रतिरोधी मतलब आप जैसे नहीं होता है कि जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो क्या है, जो विलेन होता है इतना भयंकर आदमी होता है कि हीरो जाके मारता है 5-6 बार मारेगा और एक जगह से हिलेगा ही नहीं, यानी एकदम खड़ा रहेगा, प्रतिरोधी रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही हाल हुआ कि आइसोप्रोट्यूरान जो दवा थी, जब इसको खेत में डाला जाता था, ये सोचा जाता था कि जो ये खरपतवार है जिसका नाम फेलेरिस माइनर या गेहूं का मामा है, ये नष्ट हो जाए, तो क्या है, इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता था। फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक सोचे अब क्या किया जाए। तब क्या है, आइसोप्रोट्यूरान की जगह पे एक दूसरी दवा डाली गई जिसका नाम है सल्फोसल्फ्यूरान। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सल्फोसल्फ्यूरान। समझ गए? एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर A.K. मलिक। ठीक है, डॉक्टर A.K. मलिक,
इन्होंने ही ये बताया था कि भैया आपके खेत में जो गेहूं का मामा पाया जाता है गेहूं के खेत में, जिसका नाम फेलेरिस माइनर है, ये क्या है, अब आइसोप्रोट्यूरान दवा के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। यानी अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कितना भी ले जाके डाल दोगे ख़त्म नहीं होगा। तो अब क्या करिए, आप सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करिए। ठीक है, तो इनको भी याद करिए, डॉक्टर A.K. मलिक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि गेहूं की बुआई से तुरंत बाद एवं अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब है जो खरपतवार को मार दे, जो दवा खरपतवार को मार दे उसे क्या कहा जाता है, शाकनाशी। समझ गए। तो कह रहा है गेहूं की बुआई के तुरंत बाद, गेहूं के बुआई के तुरंत बाद एवं अंकुरण से पहले, यानी जर्मिनेशन से पहले, लेकिन जैसे बुआई करे उसके तुरंत बाद कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन, ठीक है। यह हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आज मान लीजिए गेहूं बो के खेत में आए, ठीक है, और क्या है कि ये गेहूं जमा नहीं, जमने से पहले ही जिस दवा का प्रयोग करते हैं इसमें, उसे कौन क्या कहते हैं, पेंडिमेथिलीन। समझिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहानी है अगले क्वेश्चन की। कह रहा गेहूं में खड़ी फसल में, क्वेश्चन नंबर 46 है, गेहूं में खड़ी फसल में 2,4-D का छिड़काव बुआई के कितने दिन बाद करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। ठीक है, CRI अवस्था के बाद ही करेंगे, ये जान लीजिए। गेहूं की खड़ी फसल में 2,4-D का छिड़काव CRI अवस्था के बाद ही करेंगे, यानी 30 से 35 दिन के बाद करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में चौड़ी और सकरी दोनों पत्तियों वाली खरपतवार हो तो किस शाकनाशी मिश्रण या रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि गेहूं में यदि, यानी मान लीजिए आपका खेत है गेहूं का, गेहूं लगाए हो, इसमें क्या है, गेहूं लगाए हो। अब यहीं पे क्या है कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी आ गया है और सकरी पत्ती वाला भी खरपतवार आ गया है। तो अगर दोनों खरपतवार को हमें कंट्रोल करना है, यानी ख़त्म करना है, तो किस शाकनाशी यानी किस दवा का प्रयोग करेंगे हम। तो इसमें क्या है कि जो सही हो जाएगा उसमें ये हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान और मेट सल्फ्यूरान। ठीक है, ये सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं का कौन सा खरपतवार परजीवी नहीं है बल्कि एक अत्यंत हानिकारक घास है। ठीक है, तो देखिए फेलेरिस माइनर जो है ये कोई पैरासाइट नहीं है, यानी ये परजीवी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें से जो भी हैं ऑप्शन में वो सभी परजीवी हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, फेलेरिस माइनर। ठीक है, समझ गए। अगला कह रहा है कि अवेना फटुआ की बात कर रहा है, यानी जंगली जई गेहूं की फसल में किस प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, एक जंगली जई होता है जिसे हम लोग कहते हैं अवेना फटुआ। ठीक है, ठीक है, जंगली जई यानी वाइल्ड ओट, वाइल्ड ओट। ठीक है, ये ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जंगली जई। ठीक है, कह रहा गेहूं की फसल में पाया जाने वाला यह एक खरपतवार है। तो ये किस प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, तो यह एक सकरी पत्ती वाला
सकरी पत्ती वाला खरपतवार है, यानी मोनोकाट ग्रास वीड है। ठीक है, मोनोकाट है यानी एक बीज पत्ती है, सकरी पत्ती वाला है। ठीक है, जो लोग अभी इस देखिए ये क्वेश्चन उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो लोग टीजीटी पीजीटी या केन सुपरवाइजर देने जा रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा कि अभिनव हटुआ में तीनों प्रकार की डॉर्मेंसी पाई जाती है, तीनों प्रकार की डॉर्मेंसी पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? डॉर्मेंसी जो है 3 प्रकार की होती है ना, एक इन्नेट हो गया, इन्फोर्स्ड हो गया। ठीक है, तो वो सब जो है तीनों प्रकार की जो डॉर्मेंसी है वो क्या है, अभिनव हटुआ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेहूं के खेत में खरपतवार के कारण उपज में औसतन कितना प्रतिशत तक हानि होती है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, अब इसमें क्या है, आप गेहूं लगाए हो, इसमें आप गेहूं लगाए हो, लेकिन इसी गेहूं में क्या है, खरपतवार आ गई हो, इसी गेहूं में खरपतवार आ गई हो। तो इस खरपतवार के आ जाने से आपके गेहूं की कितनी प्रतिशत उपज की हानि होगी। ठीक है, यानी मान लीजिए कि आपकी इस खेत में मान लीजिए 20 कुंटल गेहूं होता, तो अगर खरपतवार आ गई तब कितना होगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन वो कह रहा है। तो इसमें 20 से 40% की हानि होती है बाबू, याद रखिएगा। खरपतवार की वजह से गेहूं के पैदावार में 20 से 40% की हानि होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है गेहूं में लगने वाले रस्ट रोग का कारक कौन सा है। ठीक है, रस्ट रोग का कारक क्या है। देखिए गेहूं में एक बीमारी लगती है जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग और रस्ट का मतलब गेरुई। क्या, गेरुई रोग। कह रहा जो गेरुई रोग होता है किसकी वजह से होता है, तो सबसे पहले वजह फंगस है। ठीक है, फंगस वजह है, लेकिन उस फंगस का नाम बताइए। तो उस फंगस का नाम है पक्सीनिया स्पीसीज, याद कर लीजिएगा, पक्सीनिया स्पीसीज। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही होगा, पक्सीनिया स्पीसीज। बाकी रस्ट आगे जो 3 प्रकार के होते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में मिले, नहीं मिलेगा तभी बताएंगे, मिल जाएगा तभी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। देखिए बात यह है कि कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 52 नंबर में क्या कह रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन पहले एक चीज़ समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कि रस्ट बीमारी, ठीक है, रस्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गेरुई रोग, ये जानते हो 3 प्रकार का होता है। एक हम लोग कहते हैं ब्लैक रस्ट, क्या कहते हैं, ब्लैक रस्ट। एक होता है ब्राउन रस्ट, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज रस्ट। एक होता है येलो रस्ट। ठीक, ये 3 प्रकार के रस्ट होते हैं। समझ गए होगे। ठीक है, ब्लैक रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ब्राउन या ऑरेंज रस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लीफ रस्ट, और येलो रस्ट को एक और नाम से जानते हैं, स्ट्राइप रस्ट। समझ गए? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। कह रहा है गेहूं में येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट किस कवक की वजह से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
तो देखिए, अगर येलो होगा तो पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस की वजह से होगा। पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस की वजह होगा। ठीक है। अब अगला फिर क्वेश्चन आ गया कि गेहूं में जो तना रस्ट, हमने कहा नहीं कि इसे ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं, ये किसकी वजह से होता है? तो ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस टीटीसाई की वजह से होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस टीटीसाई। ठीक है। ये क्या है? एक कवक है। ठीक है, कवक उसका नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 होगा शायद। ठीक है, 53 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54। देखिए कितना बढ़िया है कि एक ही जगह तीनों रस्ट दे दिया है। ठीक है। येलो रस्ट का पूछिए किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस। ब्लैक रस्ट किसकी वजह से होता है? तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टीटीसाई। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट, यानी भूरा रस्ट या लीफ रस्ट किस कवक की वजह से होता है? तो पक्सिनिया रिकोन्डिटा। इसको याद कर, पक्सिनिया रिकोन्डिटा। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कह रहा है गेहूं में एक कंडवा रोग लगता है। ठीक है। यह एक उसमें क्या है, लूज स्मट रोग भी होता है, वो भी लगता है। ठीक है। ये किस प्रकार के रोग हैं? इंटरनली सीड बॉर्न है या एक्सटर्नली सीड बॉर्न है? तो ठीक है, तो ये क्या है? इंटरनली सीड बॉर्न, आंतरिक बीज जनित रोग है। ठीक है, आंतरिक बीज जनित रोग है। समझ गए? देखिए अगर कहीं भी कहा जाए सीड बॉर्न, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बीज जनित। यानी जो ये जिसकी वजह से बीमारी होगी वो किस में होगा? सीड में रहेगा। ठीक है, तो उसी हम लोग क्या कहते हैं? सीड बॉर्न। अगर मृदा में है तो सॉइल बॉर्न। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लूज स्मट जो बीमारी है, ठीक है, जो किसकी? अस्टिलेगो न्यूडा टीटीसाई कवक की वजह से होता है। तो सोलर ट्रीटमेंट किसने विकसित किया था? तो लूथरा और सत्तार। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेसी लूथरा और सट्टार। समझ गए? ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? सोलर हीट ट्रीटमेंट विकसित किया था। किस रोग के कंट्रोल के लिए? जो लूज स्मट बीमारी है उसके नियंत्रण के लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? जेसी लूथरा और सट्टार। यानी सही क्या हो जाएगा? लूथरा और सट्टार। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। करनाल बंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है। ठीक है, करनाल हमेशा क्वेश्चन आता है, रट लेना, ऐसे पूछ लेगा। करनाल बंट बीमारी किस फसल में लगती है? किस में लगती है? गेहूं में। यही सीधे पूछ लेता है। तो इस किसके द्वारा खोजा गया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मित्रा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? मित्रा। 1931 ईस्वी में करनाल, करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में एक जगह है करनाल, वहीं पे साइंटिस्ट थे मित्रा। उन्होंने ही करनाल बंट नामक बीमारी की खोज किया था। किस में लगता है? गेहूं में लगता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है करनाल बंट
से प्रभावित गेहूं के खेत में कैसी गंध आती है। ये एकदम बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जान लीजिए कि मतलब चाहे आप केन सुपरवाइजर का दे रहे हो, गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैडेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है जिस भी खेत में ये बीमारी लग जाती है। करनाल बंट बीमारी जो है, करनाल बंट, ये बीमारी जिस भी गेहूं के खेत में लग जाती है, उस गेहूं के खेत से जैसे किनारों से गुजरोगे तो ऐसे लगेगा जैसे मछली सड़ी हुई है इस खेत में। पूरे इस खेत में जैसे ऐसे लगेगा कि मछली सड़ी हुई है, और वैसी ही गंध एकदम आती है, ठीक है। सड़ी हुई मछली की गंध किसकी वजह से आती है? तो ये एक केमिकल पाया जाता है वहाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई मेथाइल एमीन। ट्राई मेथाइल एमीन की जो गंध है वो सड़ी हुई मछली जैसी होती है, ठीक है, सड़ी हुई मछली जैसी होती है। और अगर खेत में करनाल बंट बीमारी लग गई है, ठीक है, तो वहाँ क्या है, ट्राई मेथाइल एमीन निकलता है। इसकी गंध कैसी होती, सड़ी हुई मछली जैसी एकदम। तो समझ जाइएगा, अगर आप के घर पे खेती हो रही है और गेहूं की खेती हो रही है, और गेहूं की खेत से बगल से आप गुजर रहे हो, और आपके गुजर रहे हो और आपको सड़ी हुई मछली की गंध आ रही है, तो समझ जाइएगा कि आपके खेत में करनाल बंट बीमारी आ चुकी है, ठीक है, करनाल बंट बीमारी आ चुकी है, ठीक है, तुरंत समझ जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है गेहूं का टुंडू रोग या येलो ईयर रॉट के नाम से भी जानते हैं, एक बीमारी लगती है गेहूं में जिसे हम लोग कहते हैं टुंडू रोग, ठीक है। पूछा जाता है टुंडू रोग किस फसल में लगती है, तो क्या कहोगे, गेहूं में लगती है सर, ठीक है। हम कहेंगे टुंडू जो रोग है किसकी वजह से होता है, वजह किसकी वजह से होता है, कहोगे सर ये जीवाणु की वजह से भी होता है, और सूत्रकृमि को हम लोग कहते हैं निमेटोड, यानी ये जीवाणु की भी वजह से होता है और निमेटोड की वजह से होता है। उस निमेटोडवा का क्या नाम है, एंगुनिया ट्रिटिसाई। उस निमेटोड का क्या नाम है, एंगुनिया ट्रिटिसाई। उस जीवाणु का क्या नाम है, क्लेबीबैक्टर ट्रिटिसाई। यानी टुंडू डिजीज किस में लगता है, गेहूं में लगता है। किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और निमेटोड की वजह से भी होता है। अच्छा, अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम होगा, तो उस बैक्टीरिया का नाम होगा क्लेबीबैक्टर ट्रिटिसाई, क्लेबीबैक्टर ट्रिटिसाई। और उस निमेटोड का क्या नाम होगा, अंग्यूना ट्रिटिसाई, अंग्यूना ट्रिटिसाई। समझ गए, हो गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ईयर कुकल डिजीज का मुख्य कारक कौन सा निमेटोड है। एक बीमारी लगती है गेहूं में जिसे हम लोग कहते हैं सेहूं रोग। सेहूं रोग किस में लगता है, गेहूं में। गेहूं सेहूं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर कुकल डिजीज, ईयर कुकल डिजीज। कह रहा है ये किसकी वजह से होता है, तो जिस निमेटोड की वजह से होता है उसका नाम है अंग्यूना ट्रिटिसाई, अंग्यूना ट्रिटिसाई, ठीक है। उस
निमेटोड का क्या नाम है? अंग्यूना टिटिसाई। ठीक है। मोलिया डिजीज बहुत भयंकर इम्पॉर्टेंट। मोलिया डिजीज किस में लगता है? एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि मोलिया बीमारी या रोग किस फसल में लगता है? तो गेहूं में लगता है और जौ में लगता है। गेहूं और जौ। किसकी वजह से? एक निमेटोड है जिसका नाम है हेट्रोडेरा एविनी। हेट्रोडेरा एविनी एक निमेटोड है जिसकी वजह से ये बीमारी लगती है। मोलिया डिजीज, मोलिया रोग किस में लगता है? व्हीट में और बार्ली में। ठीक है, व्हीट में और बार्ली में, यानी गेहूं में और जौ में। समझ गए? चलिए ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो ये हो जाएगा पार्ट 2। ये हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है। अब हम लोग क्या है 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। बचे हुए जो 39 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग पार्ट 3 में कवर कर देंगे और इसी के साथ क्या है गेहूं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।